अब प्रीवियस क्लास में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से इंटरकाइनेसिस या इंट्रामायोटिक इंटरफेज में क्या क्या होता है। और अब इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होना है वह है मियोसिस 2। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 1 क्या था? रिडक्शनल डिवीजन था। उसमें क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया। पेरेंट सेल में अगर क्रोमोजोम संख्या 46 था तो उसका हाफ 23 हो गया। लेकिन मियोसिस 2 क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, होमोटिपिकल डिवीजन है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ जो डिवाइड होगा और यहाँ डिवाइड होकर के दो सेल जो बनेंगे, ठीक है, वह छोटा हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ क्रोमोजोम नंबर 23 है तो यहाँ भी 23 रहेगा और यहाँ भी 23 रहेगा। तो इस प्रकार से मियोसिस 2 के बाद दो जो अलग अलग सेल थे, एक मैं और एक मेरी भाई, दोनों के यहाँ डिवीजन होगा और उस प्रकार से टोटल 4 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। यानी एक पूरा सेल डिवीजन जो होता है मियोसिस में वो दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 कॉम्प्लेक्स था, उसको हम लोग बहुत बड़ा सा देखें। मियोसिस 2 बहुत छोटा है, ठीक है ना। यह माइटोसिस से भी छोटा है। और ये क्या होगा, यहाँ जा कर के फिर माइटोसिस के बाद, इस मियोसिस 2 के बाद टोटल हमारे को कितने सेल मिलेंगे? 4 सेल्स। लेकिन इस डिवीजन में आपको जो दो सेल्स बनेंगे वो पेरेंट सेल्स के बराबर ही क्रोमोजोम नंबर उनके पास रहेंगे, ठीक है। कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं इक्वेशनल या होमोटिपिकल डिवीजन। नाम याद रखना, मियोसिस 2 का नाम क्या है? इक्वेशनल और होमोटिपिकल डिवीजन। और मियोसिस 1 का क्या नाम है, याद है? ठीक। बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम आफ्टर मियोसिस 1। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 में जितना क्रोमोजोम नंबर रहता है उतना ही मियोसिस 2 के बाद का जो सेल्स निकलेगा उसके पास रहेगा। क्लियर? तो इट इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन देन इवन टिपिकल माइटोटिक डिवीजन। यह बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में हो जाता है, आपका माइटोटिक डिवीजन से भी, यानी माइटोसिस से भी कम समय लेता है। और इस डिवीजन को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जैसे उसे बांटते थे। एक यहाँ हो जाएगा क्या? कैरियोकाइनेसिस 2 और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन और उसके बाद साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो मेन तो हमें पढ़ना है क्या? कैरियोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस तो इजी है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस 2। मियोसिस 2 है इसलिए क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस 2। और कैरियोकाइनेसिस 2 के बाद क्या देखेंगे? साइटोकाइनेसिस 2। अब जो कैरियोकाइनेसिस 2 है, यहाँ क्या होगा? सबसे पहला चीज दिमाग में डालो कि यहाँ जो डिवीजन होने जा रहा है उसमें क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर दो क्रोमैटिड्स बनेंगे। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। यहाँ 2 क्रोमैटिड्स बनेंगे प्रत्येक क्रोमोजोम के साथ। अभी तक हम लोग देख रहे थे एक क्रोमोजोम के साथ एक क्रोमैटिड, लेकिन यहाँ एक क्रोमोजोम को 2 क्रोमैटिड्स बन जाता है, ठीक है ना। एक क्रोमोजोम में ही क्या होंगे? 2 क्रोमैटिड बन जाएंगे, एक और 2 क्रोमैटिड बन जाएंगे, ठीक है। ताकि एक आपका इधर लेकर के क्रोमोजोम को चला जाए और एक आपका यह क्रोमैटिड लेकर के इसको चला आए। और ये भी आपका एक क्रोमोजोम हो गया और यह भी एक क्रोमोजोम हो गया। दुबला हो जाएगा, हाथ गोड़ कट फट जाए, ठीक है, लेकिन क्रोमोजोम क्या है? दोनों में सेम ही रहेगा। यानी इस डॉटर सेल्स के पास और इस डॉटर सेल्स के पास, ठीक है ना, जितना नंबर ऑफ पेरेंट्स के पास था क्रोमोजोम उतना ही रहेगा। ये अलग बात है कि उसको ताकत कम रहेगा, ठीक है, वो अलग चीज है। तो खाए पिएगा मोटा जाएगा, काजू किशमिश छोड़ा खिलाना मोटा हो जाएगा। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेज। इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे उसको डिवाइड करते थे सबको किए हैं, वैसे ही इसे भी 4 भाग में डिवाइड किए। पहला हो गया प्रोफेज 2, उसके बाद सेकंड हुआ मेटाफेज 2, थर्ड है एनाफेज 2 और फोर्थ है टेलोफेज
2। अब यहाँ क्या है, मियोसिस 1 में हम लोग प्रोफेज 1 को 5 भाग में डिवाइड किए थे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा। तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 मात्र 4 भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह माइटोसिस से भी कम समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ किसी को अलग से और भाग में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत पढ़ लिए, बस तुरंत खत्म हो जाएगा। प्रोफेज में हम लोग देखे थे क्या क्या होता है, बस उसी को ध्यान दो, वही चीज प्रोफेज 2 में होगा। क्या क्या होता है, वहां होता था एक एस्टर का फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रियोल्स, वो यहाँ भी होगा, समझे। एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा, तारा सितारा सब सजेगा, काहे कि विवाह होना है ना, शुभ विवाह होना है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, घर के चारदीवारी से निकलेंगे और जाएंगे मंडप पे, है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, हमेशा हुआ है, तो यहाँ भी होगा, सभी प्रोफेज में हुआ है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन हुआ ही है इनटू डिफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। डिफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स में कंडेंसेशन क्रोमेटिन फाइबर्स का हमेशा प्रत्येक प्रोफेज में होता है, चाहे आप माइटोसिस में चले जाओ, चाहे मियोसिस 1 में जाओ, चाहे मियोसिस 2 में आओ, सभी जगह यही काम होता है। सेम काम यहाँ भी हो रहा है। अब कितना आसान हो गया पढ़ना, बहुत आसान हो गया, तो हड़बड़ाने की जरूरत थोड़ी था कि प्रोफेज 2 में सर कोई नया चीज़ बता देंगे। अब लो आओ याद करो, ज़्यादा कन्फ्यूजन है ही नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ए क्रोमेटिक बाइपोलर स्पिंडल, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा कैसा, एक क्रोमेटिक बाइपोलर स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, और ईच क्रोमोजोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब प्रत्येक क्रोमोजोम में क्या गो, 2 क्रोमेटिड्स फॉर्म करेगा, एगो और 2 ठीक है ना। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, ज्वाइंट एट द सेंट्रोमेयर, जो कि सेंट्रोमेयर पर ज्वाइंट रहेंगे। 2 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा ताकि वो सेंट्रोमेयर पे ज्वाइंट रहेंगे। स्पिंडल ऑफ प्रोफेज 2 इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। और ये स्पिंडल जो होगा प्रोफेज 2 का, वो परपेंडिकुलर होता है प्रोफेज 1 का। चलो सिंपल, प्रोफेज 2 हमारा हो गया। अब मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में क्या होगा इन्वॉल्व, अब क्या होगा, बीच में सजेगा, मेटाफेज यानी बीच में सज जाओ इक्वेटर पर जाकर के, ठीक है, ताकि क्या हो, जयमाला वगैरह हो। मेटाफेज 2 इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स इन 1 इक्वेटोरियल प्लेन, एक इक्वेटोरियल प्लेन में जाकर के क्रोमोजोम्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे, और ईच सेंट्रोमेयर इज ज्वाइंड बाय 2 क्रोमोजोमल फाइबर्स, और प्रत्येक सेंट्रोमेयर जो है वो 2 क्रोमोजोमल फाइबर से अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, इधर से और इधर से अटैच्ड हो जाएंगे। 2 क्रोमोजोमल फाइबर्स ज्वाइंड एट द काइनेटोकोर्स, और उसको अटैच करने के लिए दूसरी तरफ हुक बनेगा, इसको कि क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स। एक इधर हुक बन गया, एक इधर हुक बन गया, एक ये अटैच हो गया, एक ऊपर चला हो गया, तो 2 काइनेटोकोर्स भी आपको यहाँ दिखाई देता है, किसमें, मेटाफेज 2 में, जैसे हम लोग मेटाफेज 1 में देखे थे, सेम चीज है। अब आइए एनाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या होगा, चल अपन दुल्हनिया लेकर अलग अलग सेपरेशन हुआ दोनों तरफ, और अपना अपना तरफ चल दिया। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का विभाजन होगा, ठीक है ना, एक सेंट्रोमेयर तू ले, एक सेंट्रोमेयर हम लिए, स्प्लिटिंग हो गया, आधा आधा लेके चल गो अलग अलग। ऑफ ईच क्रोमोजोम, प्रत्येक क्रोमोजोम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर और न्यू क्रोमोजोम्स, 2 डॉटर और नया 2 क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अलग अलग सेपरेशन हो रहा है, 2 घर बन रहे हैं, लेकिन दोनों के पास क्रोमोजोम सेम रहना चाहिए, ठीक है, दोनों के पास क्रोमोजोम नंबर सेम रहना चाहिए, बलैया से उसकी मोटाई कम हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे। ये फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर और न्यू क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन कब होता है, एनाफेज 2 में, जब हमको विभाजन करना है तब। डेवलपमेंट ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स और मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोजोम्स, और डॉटर क्रोमोजोम्स का मूवमेंट होना शुरू करेगा दोनों पोल की तरफ, क्लियर है। ये काम होगा, जब ये मूवमेंट होना शुरू हो गया, तुम लेके चला इधर, तुम लेके चला उधर, तो अब बाउंड्री उंड्री भी खिंचाएगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, टीलोफेज 2। दोनों तो कोई लेकर अगर चला जाएगा तो उसके बाद चला जाएगा कहाँ, टीलोफेज 2 में, अपन दुल्हनिया लेके चला गया दोनों, ठीक है, तो टीलोफेज 2 में आ गए। और यहाँ क्या होगा, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड इन्वॉल्व चेंज अपोजिट टू दैट ऑफ प्रोफेज 2, और ये प्रोफेज 2 का ठीक अपोजिट है।
वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, यहाँ आ जाएगा। अपन अपन घर में मुखियागिरी शुरू। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एट ईच पोल ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करेगा, न्यूक्लियोलाई फॉर्म करेगा और चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म कर जाएगा और एक डॉटर न्यूक्लियस और दूसरा डॉटर न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और डिसअपियरेंस ऑफ एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स, और जो सजावट हुआ था विवाह के लिए, तारा सितारा लगा था एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स, इसका डिसअपियरेंस कब होगा? टेलोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में बना और टेलोफेज 2 में मंडप उजड़ गया। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग घर में जाके बस गया है। क्लियर है? तो ये टेलोफेज 2 हो गया। अब टेलोफेज 2 हो गया तो उसके बाद आ जाता है साइटोकाइनेसिस 2। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 हो गई। तो सबको समझ में आ चुका है। अब यहाँ थोड़ी समझ में कुछ चीज़ है, और ये ऑलवेज प्रेजेंट, यह हमेशा होगा, यह हमेशा होगा टेलोफेज 2 के बाद। और सेल फर्रो फॉर्मेशन किस में होगा? एनिमल सेल्स में, ये सबको मालूम है। और सेल प्लेट का फॉर्मेशन किस में होगा? प्लांट सेल में, ये भी सबको मालूम है। तो इस प्रकार से हम लोग का मियोसिस कंप्लीट होता है यहाँ पर जाकर के। और एक मियोसिस के बाद टोटल 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसमें शुरू वाला जो पेरेंट सेल है, ठीक है ना, सबसे पहला जो पेरेंट सेल होता है, इसके पास जितने क्रोमोजोम्स रहते हैं, ठीक है ना, यदि इसके पास 4 क्रोमोजोम है तो मियोसिस 1 के बाद जो सेल बनता है उसके पास कितने क्रोमोजोम रहते हैं? 2n क्रोमोजोम और 2n। यहाँ 4n है तो यहाँ क्या रहेगा? 2n और 2n। ये पेरेंट ले लो, पेरेंट सेल, ठीक है। तो पेरेंट सेल से 2 सेल बना, इन दोनों के पास 2n क्रोमोजोम है। अब ये वाला जो है फिर डिवाइड करता है, इसको कहते हैं मियोसिस 2। क्लियर? ये भी हुआ, फिर डिवाइड हुआ, इसको कहें मियोसिस 2। यहां जो डिवाइड करेगा, यहां क्या बनेगा? 2n क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, ऐठन सेम रहेगा, बलैया से मोटाई घट जाए, ठीक है ना। तो एक पर इस तरह से एक मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 सेल्स बनते हैं। क्लियर? अब हम लोग को एक चीज जानना है, क्या? डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल क्या होता है और हैप्लॉयड सेल क्या होता है? तो मियोसिस तो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग क्या करो कि अब पूरा रिवीजन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल, होमोलोगस क्रोमोजोम और मियोसिस की आवश्यकता क्यों है, किस लिए ये मियोसिस का डिवीजन होता है। माइटोसिस तो समझ में आ रहा है पूरे सोमैटिक सेल्स में, तो मियोसिस क्यों होता है ये भी हम लोग बताएंगे वो, लेकिन ये सब अंत में, लास्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।